नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम ऐसा टॉपिक लेकर के आए दोस्तों, जिस टॉपिक की आवश्यकता कक्षा छठी से लेकर के यानी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक जो है वो टॉपिक हर क्लास में जो है देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अलावा वो टॉपिक जो है कंपटीशन में भी आपसे पूछा जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, बीच में छोड़ करके मत भागिएगा, अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि ये कौन सा टॉपिक है और क्या है, कैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का दोस्तों हमारा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। सबने दोस्तों इसका नाम सुना होगा, समास। ये जो है चाहे सीबीएसई हो चाहे एचबीएसई हो, कक्षा 6 से शुरू हो जाता है पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण में, और आप +2 पास आउट कर जाते हैं और कंपटीशन में जाकर के बैठते हैं, तब भी आपको समास समझने में बड़ी समस्या होती है, आपको समास समझ नहीं आता है। उसका कारण केवल और केवल एक ही है दोस्तों, क्योंकि आपने कक्षा में या तो आपको पढ़ाया नहीं गया है या फिर आपके द्वारा वो अच्छे से पढ़ा नहीं गया है। चलिए चिंता मत कीजिए, आप इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनना, समझना और पढ़ना, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं दावा करता हूं यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। आप में से कितने लोगों को दोस्तों पता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह जो शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? नहीं पता है दोस्तों, चलिए बताते हैं आपको। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्त करना। कुछ साथी जो हिंदी भाषी नहीं है अर्थात अंग्रेजी माध्यम में ज्यादा पढ़ते हैं, उनको संक्षिप्त का भी भाव नहीं पता होगा। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना, यानी जब हम शब्दों को, जो हम वाक्य बोलते हैं दोस्तों, उन वाक्यों को हम संक्षिप्त करके किसी के सामने प्रस्तुत करने की योग्यता प्राप्त करते हैं समास के माध्यम से। उदाहरणतः हम देख सकते हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र बड़ा अन्यायी है। राजा का पुत्र बड़ा अन्यायी है। अब यह सेंटेंस हमारे पास है, हमने इसमें कितने शब्दों का प्रयोग किया है। अब समास का हम इसमें प्रयोग करेंगे, सामसिक शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो यह सेंटेंस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। जैसे इसको हम लिखेंगे, राजपुत्र बड़ा अन्यायी है। राजपुत्र बड़ा अन्यायी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आ गया होगा कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, और यह संक्षिप्त या छोटा कैसे करता है ये आपके सामने प्रस्तुत है। इस प्रकार से ये जो है छोटा करने में, संक्षिप्त करने में जो है हमारी सहायता करता है, मदद करता है। इसलिए भी समास जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम इस समास की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है? यदि इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, परीक्षाओं में पूछा जाता है परिभाषा, समास की परिभाषा दीजिए। जो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं बैठते हैं, परीक्षाओं देते हैं, वहां पर परिभाषा जो है बहुत कम, लेश मात्र, कभी कभार जो है पूछी जा सकती है, अन्यथा वहां उदाहरण ही पूछे जाते हैं। लेकिन यदि स्कूल्स की बात करें तो वहां परीक्षाओं में आपको परिभाषा पूछी जाएगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों? परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, अधिक शब्दों के मेल को, किसको? मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समास। क्या कहा जाता है? समास कहते हैं। अब परिभाषा को भी ध्यान से सुनना और समझना।
परस्पर, परस्पर का मतलब होता है दोस्तों आपस में। परस्पर का क्या मतलब होता है? आपस में। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब आपस में इसका मीनिंग है तो परस्पर ही क्यों लिखे? तो हमें नए शब्द भी सीखने हैं। आपस में हम लिख सकते हैं कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है उसको हम समास कहते हैं, लेकिन फिर आप नया शब्द नहीं सीख पाएंगे। इसलिए परस्पर का मतलब हो गया आपस में। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बनने वाले शब्द होते हैं उनको समास कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राजपुत्र है, वज्रपात है, रसोई घर है, ये सारे के सारे क्या हैं? सामसिक शब्द हो गए, समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इसके भेद कितने हैं, समास के भेद। अब इसके भेद देखेंगे दोस्तों, समास के भेद कितने हैं। यदि भेदों की बात करें, समास के भेद, पहले नंबर पर दोस्तों हमारे पास आता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास आता है? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है कौन सा? कर्मधारय समास। कौन सा समास आता है दोस्तों? कर्मधारय समास। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु। और चौथे नंबर पर हमारे पास आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है दोस्तों? द्वंद्व। ध्यान से सुनना, द्वंद्व शब्द है ये, द्वंद्व समास। पांचवें नंबर पर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। और छठे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास आ जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, कर्म आप इसका उल्टा सीधा कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि समास के जो है 6 भेद हैं। तत्पुरुष से लेकर के अव्ययी भाव तक, या अव्ययी भाव से लेकर के बहुब्रीहि तक, या कर्मधारय से लेकर के अव्ययी भाव तक। ठीक है दोस्तों, समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। तो ये इन बिटवीन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समास के कितने भेद हैं दोस्तों? 6 भेद हैं। कितने भेद है? 6 भेद। ये आपको पता होना चाहिए। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व है, उसके बाद बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि के बाद अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियोस के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो है क्या पढ़ेंगे? स्टेप बाय स्टेप। जैसे पिछली वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप ही चीजों को समझा है, एकदम हम सारा नहीं समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है दोस्तों वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, जल्दी से वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तत्पुरुष को करते हैं। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, तत् जमा पुरुष। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2, तत् जमा पुरुष। तत् का मतलब होता है वह, और पुरुष का मतलब होता है आदमी। ठीक है, वह का मतलब भी क्या होता है? दूसरा। क्या हो गया? दूसरा। तो जो तत्पुरुष है हमारे पास, ये अपने आप में ही अपने आप को जो है परिभाषित करने में सक्षम है। यहीं से इसकी परिभाषा हमें पता चल रही है। तत् मैंने वह, पुरुष मैंने आदमी, वह का मतलब दूसरा आदमी, यानी जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो आप समझ सकते हैं, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और क्या हो साथ में? और प्रथम और अंतिम कारक के अतिरिक्त, प्रथम और अंतिम कारक के अतिरिक्त, के अलावा, अतिरिक्त में के अलावा किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता हो, किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता हो। ठीक है भैया, क्या हो गया? दूसरा पद प्रधान होता है इसके अंदर, और क्या होता है? किसी प्रथम और जो अंतिम हमारे पास कारक है। प्रथम कारक कौन सा है? कर्ता। प्रथम कौन सा है? कर्ता कारक। प्रथम कारक कौन सा दोस्तों? कर्ता कारक।
कर्ता कारक है। और अंतिम कौन सा है, इसने कहा अंतिम कारक है हमारे पास संबोधन। अंतिम कारक कौन सा है, संबोधन। तो ये दो है हमारे पास। प्रथम कारक कौन सा हो गया, कर्ता कारक हो गया, और अंतिम कौन सा हो गया, संबोधन कारक। ये कहता है इनके अतिरिक्त, इनके अलावा, ये नहीं है दोनों, इनके अतिरिक्त किसी भी कारक का, जो दूसरे हमारे पास कारक बचते हैं उनकी विभक्ति का लोप पाया जाता हो, वहां पर कौन सा कारक होता है, कौन सा कारक होता है दोस्तों, तत्पुरुष। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका फटाफट। जैसे हमारे पास था राजपुत्र, देखिए इसमें दो पद है, इसका विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र हो जाएगा, राजा का पुत्र। विग्रह करना होता है दोस्तों अलग करना, अलग अलग करना, विग्रह करना अलग अलग करना। ये सामसिक शब्द आपको दे दिया है राजपुत्र, इसको अलग करना है आपने, राजा का पुत्र। अब देखिए यहां इसमें दो पद हैं, मैंने क्या कहा है आपको, जहां पर दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान से समझिएगा। राजपुत्र दो पद है, पहला है राजा, दूसरा है पुत्र। हम किसकी बात कर रहे हैं, पुत्र की बात कर रहे हैं, राजा की बात नहीं हो रही है। दूसरा पद कौन हो गया, पुत्र हो गया, राजा का पुत्र, इस पुत्र की बात की जा रही है। तो दूसरा पद यह हो गया, यह पहला पद है, यह दूसरा पद है, इसमें दूसरा पद प्रधान है। और ये किसका लोप पाया जाता है इसके अंदर, किस विभक्ति का लोप है, का। विभक्ति का लोप हमें कैसे पता चलेगा, जब हम किसी सामसिक शब्द का विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर वह जो लोप जो हमारे पास प्रसर्ग होगा वह प्रकट हो जाएगा। ठीक है, वह प्रकट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लोप था राजपुत्र में, जैसे हमने इसका विग्रह किया राजा का पुत्र हो गया, तो जो प्रसर्ग था हमारे पास, जो विभक्ति चिन्ह था वो का हमारे पास निकल करके आ जाता है। यह विभक्ति चिन्ह है कौन से कारक का है, कौन से कारक का है, संबंध कारक का। कौन सा कारक की विभक्ति है ये, संबंध कारक की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस कारक के आधार पर ही इसका जो है भेद होंगे। अब तत्पुरुष समास सबको समझ आ गया होगा। तत्पुरुष समास के भी आगे 6 भेद हैं, डरना नहीं है। कुछ बच्चे तो जैसे मैंने आगे कहा कि पहले इसके 6 भेद बताए, अब तत्पुरुष के ही 6 भेद बताए जा रहे हैं, तो कुछ बच्चे तो कहेंगे हाय इतने सारे कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको नहीं पता है, जिन बच्चों को वो घबरा जाते हैं, अब देखिए थोड़ा सा आपको बताया जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कैसे है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से हैं, इसके भी 6 भेद है, कौन कौन से हमारे पास। अब इसके भेद समझने से पहले आपको कारक का पता होना चाहिए। जिन बच्चों के कारक अच्छे हैं, जिन बच्चों को कारक के बारे में पता है, उनकी नॉलेज है, उनके लिए बिल्कुल सरल है, उनके लिए बिल्कुल आसान है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जिनको नहीं पता है वो कारक कीजिए पहले, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कारक होते हैं हमारे पास 8, कर्ता से लेकर के। अब इस यहां पर मैं कारक का नाम लिखूंगा और यहां पर प्रसर्ग लिखूंगा या विभक्ति चिन्ह, जिसको हम कहते हैं प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह एक ही होता है दोस्तों। कर्ता ने कर्म को, साथ साथ बोले जिनको पता है, करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए संबंध का के की अधिकरण, अधिकरण का प्रसर्ग क्या हो जाएगा, में और पर, संबोधन हे और अरे। ये हमारे पास क्या हो गया, एक तरफ मैंने लिखा है कारक और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, क्या है दोस्तों, विभक्ति चिन्ह है। इसको नंबर भी दे देते हैं, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कौन सा रह गया, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से, बीच में छूट गया, अपादान से भी आएगा। ठीक है, यहां पर दोबारा लिख लेते हैं, अपादान से, अपादान से संबंध का के की, और अंतिम क्या हो जाएगा, इसके बाद अधिकरण में और पर, संबोधन हे और अरे। ठीक है, हे और अरे। ठीक है दोस्तों, संप्रदान हो गया, 5वां हमारे पास अप्रदान, 6ठा ये हो गया, 7वां ये हो गया और 8वां ये हो गया। 8 कारक है दोस्तों हमारे पास, कर्ता से लेकर के संबोधन तक।
अब आपने समास में क्या याद करना है, समास के तत्पुरुष समास के मैंने कितने भेद आपको बताए हैं, 6 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं दोस्तों, 6। तो उसने कहा था क्या, प्रथम कर्ता, प्रथम कारक और अंतिम कारक, इन दोनों को कट कर दो। ठीक है, पहले कारक को खत्म कर देना आपने और अंतिम वाले को। तो बीच वाले कितने बचते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, कितने बच जाते हैं, 6। यहां तक हमारे पास 6 बच जाते हैं। तो यही दोस्तों जो है हमारे किसके हैं, तत्पुरुष के भेद है। इसके आगे हमने सिर्फ तत्पुरुष लिखना है, यानी पहला हमारे पास आ जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, वही उसके आगे लिखते चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर आ जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारे पास संप्रदान आ जाएगा, तत्पुरुष समास। चौथे नंबर पर हमारे पास अपादान आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। पांचवें नंबर पर हमारे पास आ जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, और छठे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास कारक थे 8, पहला कारक उसने मना किया और लास्ट अंतिम वाला, दोनों कारकों को हम कट कर देंगे, पहले को और आखिरी को। बीच के जो बचते हैं वो 6 कारक हमारे पास है दोस्तों। तो इसके आगे क्या लगा देंगे, तत्पुरुष लगा देंगे, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, अब पता कैसे चलेगा कि कर्म तत्पुरुष, जहां कर्म की भक्ति का लोप आ जाता है इसमें कर्म की भक्ति का लोप होगा, इसमें करण की भक्ति का लोप होगा, इसमें संप्रदान का, इसमें अपादान और इसमें संबंध और इसमें अधिकरण। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे का कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे, और अगली वीडियो तक देखने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल को करना होगा आपको सब्सक्राइब। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचे।